हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के तहत हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसमें हम छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पढ़ चुके हैं। पिछला जो वीडियो छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित था वो छत्तीसगढ़ की जनजातीय क्रांतियों से संबंधित था। उसके पहले का जो वीडियो है वो काकतीय वंश के बारे में था, बस्तर के। तो ये सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखे हुए हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में ये छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के तहत जो है रखे गए हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, जो कि प्रारंभ होता है छत्तीसगढ़ में मराठों के आक्रमण और मराठों के अधीन छत्तीसगढ़ के जाने के बाद से। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास और छत्तीसगढ़ में मराठा शासन। तो जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, रघुनाथ सिंह जो कि कलचुरी वंश के शासक हैं, उनके शासनकाल में 1741 की एक बात है। 1741 में जब रघुनाथ सिंह शासन कर रहे थे, कलचुरी शासक, उनके शासनकाल में मराठा, उस समय जो भोसले वंश शासन कर रहे थे नागपुर में, उनके सेनापति यानी रघुजी उस समय शासन कर रहे थे। भोसले शासक रघुजी, भोसले शासक कहाँ के? नागपुर के। नागपुर के भोसले शासक रघुजी के सेनापति भास्कर पंत, इसके बारे में हालांकि हम पढ़ चुके हैं, का आक्रमण हुआ रतनपुर में। और छत्तीसगढ़ आक्रमण के लिए निकले भी नहीं थे। भास्कर पंत जो है निकले थे उड़ीसा अभियान के लिए। रास्ते में इनको पड़ा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ भी इन्होंने आक्रमण कर दिया, रतनपुर। तो देखिए, ये इतिहास है और बताता है कि जब सत्ता या फिर पावर जो है किसी के हाथों में होती है तो वो इसका किस प्रकार दुरुपयोग करता है जनता के ऊपर। राह चलते जो है छत्तीसगढ़ पर इसने आक्रमण कर दिया। रघुनाथ सिंह 60 वर्ष के थे उस समय, रेजिस्टेंस की हालत में थे नहीं, तो उन्होंने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। और 1741 में फिर रतनपुर जो है वो भोसलों के अधीन, मराठों के अधीन चला गया और रघुनाथ सिंह को जो है मराठा प्रतिनिधि के रूप में शासन करने दिया गया। मराठा प्रतिनिधि के रूप में शासन करने दिया गया। अच्छा, और ये आक्रमण सफल आक्रमण था ना, जीत लिए गए, शासन करने दिया गया। 1745 में जो है रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात जो उनके वारिस हुए मोहन सिंह, तो 1745 से लेके 1758 तक जो है मोहन सिंह ने फिर मराठा प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। मोहन सिंह ये फिर शासक हुए, ये भी मराठा प्रतिनिधि के रूप में। 1758 में जो है मराठों ने प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ कर दिया। मतलब 1741 से 58 तक देखिए, जो मराठा शासक हैं वो नागपुर में ही बैठते थे और कलचुरी वंश के जो शासक वहां पर थे उन्हीं को शासन करने दे रहे थे अपने प्रतिनिधि के रूप में। 1758 में बिम्बाजी भोसले, नाम याद रखिएगा, बिम्बाजी भोसले, ये भोसले राजकुमार हैं। इनको छत्तीसगढ़ भेजा गया, रतनपुर भेजा गया कि आप जाकर वहां पर शासन करिए, सहायक के रूप में। किसके सहायक के रूप में? नागपुर के जो शासक थे उनके सहायक के रूप में नियुक्त किया गया।
लेकिन परिस्थिति का फायदा उठाकर बिंबाजी भोसले ने जो है स्वतंत्र शासन प्रारंभ कर दिया। नागपुर से स्वतंत्र। नागपुर से स्वतंत्र शासन प्रारंभ कर दिया। यहाँ से वो कर भी नहीं भेजते थे वहाँ पर। और इस राज्य में, रतनपुर राज्य में जो भी लेन देन होना है उसका प्रशासनिक नियंत्रण जो है बिंबाजी भोसले ने अपने हाथों में ले लिया। तो इस प्रकार से ये स्वतंत्र शासन करने लगे। तो इसलिए ये जो 1758 के बाद जो समय है, बिंबाजी भोसले का समय जो है 1758 से 1787, इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष भोसला शासन। प्रत्यक्ष भोसला शासन का समय था ये, क्योंकि जो शासक है वो प्रत्यक्ष रूप से रतनपुर में आकर निवास कर रहे थे और वहां से जो है अपना शासन देख रहे थे। तो इस समय बिंबाजी भोसले ने शासन में क्या क्या कुछ जरूरी महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन किए, उसके बारे में देख लेते हैं। इतिहास जो है बताता है कि बिंबाजी भोसले एक अच्छे शासक थे। प्रजा के हित के लिए उन्हें बहुत सारे कार्य किए। तो सबसे पहले इन्होंने काम ये किया बिंबाजी भोसले ने कि रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया। तो हम देख रहे थे, हम जानते हैं कि रतनपुर जो है वो कलचुरियों की रतनपुर शाखा की राजधानी हुआ करती थी और रायपुर शाखा की राजधानी रायपुर हुआ करती थी। कलचुरियों की ऐसी दो शाखाएं थी। तो सबसे पहले इन्होंने ये किया कि रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया। तो इनके कार्यों को अगर हम देखें तो सबसे पहले कार्य इन्होंने किया रतनपुर व रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण। इसके अलावा राजनांदगांव और खुज्जी नाम की दो नई जमींदारियां इन्होंने प्रारंभ की। राजनांदगांव व खुज्जी नामक नई जमींदारियां। राजस्व की जो परगना पद्धति है, यानी राजस्व क्षेत्र को आप परगनों में बांट दीजिए, परगनों का एक अधिकारी नियुक्त कर दीजिए कमाविंसदार करके, फिर उनके हिसाब से आप जो है राजस्व का प्रशासन देखिए। ये पद्धति जो है इसकी बीज डाली थी बिंबाजी भोसले ने। परगना पद्धति के सूत्रधार हैं ये। इसके अलावा रतनपुर के राम टेकरी नामक स्थान में, रतनपुर के राम टेकरी नामक स्थान में इन्होंने जो है राम मंदिर का निर्माण करवाया। आज भी विद्यमान है ये। विजयादशमी के पर्व पर, विजयादशमी या दशहरा के पर्व पर स्वर्ण पत्र देने की परंपरा प्रारंभ की प्रथा प्रारंभ की इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने जो है इस क्षेत्र को, रायपुर रतनपुर को मिलाने के बाद जो क्षेत्र बना, इसे छत्तीसगढ़ राज्य की संज्ञा दी। छत्तीसगढ़ राज्य की संज्ञा। इसके पहले रतनपुर अलग था, रायपुर अलग था। अब जो क्षेत्र बना है इसे सबसे पहले इन्होंने जो छत्तीसगढ़ राज्य की संज्ञा दी। और इन्होंने क्या करवाया, मराठी तो जो है नागपुर में पहले से चल ही रहा था, मराठी। इसके अलावा गोंडी और उर्दू भाषा का प्रयोग प्रारंभ करवाया।
1787 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद जो शासक हुए व्यंकोजी भोंसला, वो फिर से चले गए वापस नागपुर, और छत्तीसगढ़ में जो है प्रत्यक्ष शासन समाप्त हो गया। तो 1787 के बाद से जो नया प्रथा चालू होता है वो है सूबेदारी। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ को एक सूबा मान लिया उन्होंने, छत्तीसगढ़ के जो भाग हैं उनको सूबों में बांट दिया, छत्तीसगढ़ को एक सूबा मान लिया, और यहाँ पर एक प्रमुख की नियुक्ति कर दी उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में, जिसे सूबेदार कहा जाने लगा। तो 1787 के बाद जो है फिर सूबेदारी प्रथा का प्रारंभ होता है छत्तीसगढ़ के शासन में। बिम्बाजी भोंसले के देहावसान के बाद जो अगले शासक हुए वो हुए व्यंकोजी भोंसला। तो व्यंकोजी भोंसले का जो शासनकाल है वो है इनका शासनकाल है 1787 से 1815 ईस्वी। अब जैसा हमने बताया कि इन्होंने प्रत्यक्ष शासन करना पसंद नहीं किया और सूबेदारों की नियुक्ति की छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ से प्रारंभ होता है सूबा शासन। यानी ये जो शासनकाल है 1787 से 1818 तक वास्तव में फिर सूबा शासन चलता है। 1787 से 1818 तक, जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और मराठाओं की उसमें पराजय हुई और शासन जो है फिर अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो सूबा शासन में क्या करते थे, ये नागपुर में रहकर सूबेदारों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में शासन करते थे। तो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो तथ्य वो ये हैं कि कौन कौन से सूबेदार हुए, उनका क्रम क्या है, यानी क्रम कहने का मतलब कौन पहले आए कौन बाद में आए, प्रश्न इस प्रकार भी पूछता है, उनको सही क्रम में जमाना होता है। फिर कौन कौन से सूबेदार के समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, तो ये सारी चीज़ें हम संक्षेप में देख लेते हैं। तो पहले जो सूबेदार हुए, कुल 8 सूबेदार हुए, ध्यान रखेंगे कुल 8 सूबेदार हुए। पहले जो सूबेदार हैं वो है महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर पहले सूबेदार हैं ये। इनके शासनकाल में यानी इनकी सूबेदारी के काल में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर जो है छत्तीसगढ़ आया था। फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन 1790 की बात है ये। दूसरे हैं विट्ठल राव दिनकर। ये परगना पद्धति के जन्मदाता हैं। इन्होंने व्यवहारिक रूप से परगना पद्धति को जो है उसकी आजमाइश की। परगना पद्धति का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था बिम्बाजी भोंसले ने, लेकिन उसको धरातल पर किसी ने अगर टेस्ट किया तो वो विट्ठल राव दिनकर हैं। तो इसीलिए इन्हें परगना पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं। इन्हीं के शासनकाल में यानी इन्हीं के सूबेदारी में मिस्टर ब्लंट जो हैं, आपको याद होगा उनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। 1795 में वो बस्तर यात्रा की कोशिश की थी, वो हमने पढ़ा था। लेकिन 13 मई 1795 में ये रतनपुर आए थे। जो कैप्टन ब्लंट हैं, जिनके बारे में हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कैप्टन ब्लंट का रतनपुर आगमन। उसके बाद अगले जो सूबेदार हुए वो हुए भवानी कालू। ये जो है अल्पकाल के लिए रहे। देखिए होता क्या था कि सूबेदारों का जो चयन होता था वो होता था ठेकेदारी प्रथा से। इसका मतलब
जो भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ सूबे से अधिक कर वसूल के नागपुर को देने का वादा करे, बोली लगाई जाती थी कितना कर आप दे सकते हैं, तो जो सबसे अधिक देने का वादा करे उसको जो है सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता था। इसके लिए और कोई योग्यता का मापदंड नहीं था। तो जाहिर सी बात है जो भी सूबेदार होगा उसको परफॉर्मेंस करके दिखाना रहेगा। तो इस चक्कर में क्या होता था, चूंकि उन्होंने वादा तो कर दिया होता था कि उनको जो है टैक्स अधिक वसूल करके दिखाएंगे, परिस्थितियां हर बार ऐसी नहीं होती थी कि अच्छा टैक्स मिल सके। इस चक्कर में जो लोग थे छत्तीसगढ़ के लोग, उनका शोषण भी होता था, उन पर अत्याचार भी किए जाते थे। इस कारण से जो है जो सूबेदारी प्रथा थी वो जो है खराब थी। तो अगर परफॉर्मेंस ढंग से ना हो तो फिर सूबेदार बदल भी दिए जाते थे। इसी चक्कर में कई सारे जो सूबेदार हैं वो अल्पकालीन रहे, जिनमें से एक है भवानी कालू। अगले जो सूबेदार हुए चौथे, वो हुए केशव गोविंद। केशव गोविंद के नाम सबसे अधिक समय तक सूबेदार रहने का रिकॉर्ड है, यानी ये जो 8 सूबेदार हुए उनमें ये सबसे अधिक समय तक रहे। सर्वाधिक समय तक ये सूबेदार रहे। इन्हीं के सूबेदारी में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक का आगमन हुआ। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ये सब मैच करने भी पूछ सकता है। फॉरेस्टर का आगमन किसके समय हुआ, कैप्टन ब्लंट का आगमन किसके समय हुआ, कोलब्रुक का आगमन किसके समय हुआ। पांचवें जो सूबेदार हुए वो हुए बीकाजी गोपाल। इनकी जो सूबेदारी है वो टर्मोइल से भरी पड़ी है, उथल पुथल से भरी पड़ी है। इनके शासनकाल में, इनके मतलब सूबेदारी में बहुत सारी घटनाएं घटी, जैसे पिंडारियों का उपद्रव हुआ। पिंडारी कौन थे? डाकू थे। इसके अलावा ब्यंकोजी भोंसला जो शासक थे, उसके अलावा रघुजी द्वितीय, इन दोनों की जो मृत्यु है इसी के समय में हुई, इसी के सूबेदारी के समय में। और इसी के समय में जो है फिर मराठों के साथ अंग्रेजों ने सहायक संधि की। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, याद रखेंगे। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। इसके बाद छठवें और सातवें नंबर के जो सूबेदार हुए अल्पकालीन हुए सरकार हरी, और अंत में जो है सीताराम टांटिया। ये दोनों जो है अल्पकालीन सूबेदार रहे। और यादव राव दिवाकर जो है अंतिम सूबेदार हुए फिर। आठवें नंबर के और अंतिम जो सूबेदार हुए वो है यादव राव दिवाकर। तो क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे? वैसे तो सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए, पर ये याद रखेंगे कि 8 जो है सूबेदार हुए, उनका क्रम याद रखें, उनके समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई ये याद रखें। 1818 में फिर जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, उसमें मराठों की पराजय हुई और मराठा साम्राज्य जो है अब चला गया अंग्रेजों के अधीन। तो अब अंग्रेजों के अधीन मराठा शासन को देख लेते हैं। 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात जब मराठों की पराजय हुई, उस समय मराठों के जो वंशज थे रघुजी तृतीय, वो अल्पवयस्क थे। रघुजी तृतीय जो हैं वो अल्पवयस्क थे, मतलब माइनर थे, यानी अंग्रेजों के हिसाब से वो शासन नहीं कर सकते थे। इसलिए अंग्रेजों ने तय किया कि जब तक वो वयस्क हो जाते हैं रघुजी तृतीय, तब तक जो है अंग्रेजों के एजेंट वहां पर शासन करेंगे। अंग्रेज एजेंट के माध्यम से शासन।
इन एजेंट्स को अधीक्षक कहा गया। ये जो एजेंट्स हैं इन्हें कहा गया अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट। तो अधीक्षकों की अगर हम देखें तो सबसे पहला अधीक्षक नियुक्त किया गया कैप्टन एडमंड को। कैप्टन एडमंड 1818 में। अल्प समय के लिए रहे। दूसरे नंबर पर कैप्टन एग्न्यू को जो है अधीक्षक नियुक्त किया गया। कैप्टन एग्न्यू 1818 से 1825 तक। तो ये भी याद रखेंगे। तो एजेंट्स के माध्यम से शासन करना तय हुआ अंग्रेजों के द्वारा। इन एजेंट्स को कहा गया अधीक्षक या फिर सुपरिटेंडेंट। और नागपुर में अंग्रेज रेजिडेंट जो है नियुक्त किया गया, यानी एक जो अंग्रेज अधिकारी है वहां पर रहेगा। तो पहले जो अंग्रेज रेजिडेंट हैं जेनकिंस, नाम याद रखेंगे, जेनकिंस, ये नागपुर में प्रथम अंग्रेज रेजिडेंट जो है नियुक्त किए गए। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से मराठा शासन चल रहा है। मराठा शासन चल रहा है परंतु ब्रिटिश शासन के अधीन। ये जो हालत रही, ये रही 1818 से 1830 तक। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया गया कि अब जो है राजधानी रायपुर को बना दिया गया। राजधानी जो है रतनपुर से रायपुर ले ली गई। तो ये सारे परिवर्तन हुए। ब्रिटिश के अधीन जो है मराठा शासन हुआ। ब्रिटिश ने एजेंट्स के रूप में वहाँ पर शासन किया। इन एजेंट्स को कहा गया अधीक्षक। कैप्टन एडमंड जो है प्रथम अधीक्षक थे। कैप्टन एग्न्यू जो है द्वितीय अधीक्षक थे। इनका नाम बाद में भी आएगा, याद रखेंगे। जेनकिंस को नागपुर में पहला अंग्रेज रेजिडेंस नियुक्त किया गया और राजधानी जो है रतनपुर से रायपुर शिफ्ट कर ली गई। 1830 तक ये व्यवस्था बनी रही। 1830 में रघुजी तृतीय जो है वो वयस्क हो गए। तो पुनः जो है मराठा शासन लागू हो गया। तो रघुजी तृतीय के वयस्क होने से लेके रघुजी तृतीय के मृत्यु तक का जो समय है 1830 से 1854। हालांकि रघुजी तृतीय की मृत्यु 1853 में हुई थी, परंतु ये जो समय काल है ये पुनः भोसला शासन काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भोसले शासन जो है फिर से सत्ता में वापस आई। तो रघुजी तृतीय ने भी जो है छत्तीसगढ़ पर प्रत्यक्ष शासन नहीं किया। स्थिति जो है लगभग वैसी ही बनी रही। व्यंकोजी भोसला ने सूबेदारों के माध्यम से जैसा शासन किया था छत्तीसगढ़ में, रघुजी तृतीय ने जो है जिलेदारों के माध्यम से वैसा शासन किया। तो अब जो नियुक्त हुए छत्तीसगढ़ में अधिकारी वो कहलाए जिलेदार। तो ये रहा जिलेदारों के माध्यम से शासन। किसके नेतृत्व में? रघुजी तृतीय के नेतृत्व में। आठ जिलेदार नियुक्त हुए। सभी जिलेदारों के नाम, उनके समय में हुए महत्वपूर्ण कार्य जैसी चीजें यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिए कि प्रथम जिलेदार कौन थे और द्वितीय कौन थे, अंतिम कौन थे। 8 जिलेदार हुए। पहले जो हुए वो हुए कृष्णराव अप्पा, और
अंतिम जो हुए, 8वें जो हुए वो हुए गोपाल राव। ये याद रखना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि यही जो है सत्ता की चाबी या सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में यही जो है साइन करेंगे, यानी कि छत्तीसगढ़ की जो सत्ता है वो यही जो है अंतिम जिलेदार वो जो है अंग्रेजों को देंगे। तो इसलिए ये नाम याद रखना आवश्यक है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं में हमें देख लेते हैं कि मराठा शासन में मराठा शासन के जो अधिकारी थे वो कौन कौन हुआ करते थे, उनसे संबंधित प्रश्न पूछता है कई बार। तो मराठा शासन के अधिकारी, इसके बारे में हमने, शासन के अधिकारियों के बारे में हमने कलचुरी शासन का भी देखा था। तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनके बारे में प्रश्न सामान्य रूप से पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले फडणवीस, सही जोड़ी बनाइए वाले प्रश्नों में पूछा जाता है। ये कौन होते थे? अकाउंटेंट हुआ करते थे, अकाउंटेंट। जो अकाउंटेंट है उनको फडणवीस कहा जाता था। फिर पोद्दार, ये शब्द आज भी यूज होता है बैंकिंग सेक्टर में। तो जो खजांची होते थे, जो खजांची होते थे उन्हें कहा जाता था पोद्दार। सूबे के जो प्रमुख होते थे उन्हें सूबेदार कहा जाता था, ठीक है, वो आप तो जान जाएंगे। परगना प्रमुख को कहा जाता था कमाविंसदार। कमाविंसदार। फिर बरार पांडे कहा जाता था गांव के लगान निर्धारक को। गांव में जो कर निर्धारित करता था उसे कहा जाता था बरार पांडे, गांव का लगान निर्धारक। आबकारी राजस्व यानी आबकारी टैक्स का जो निर्धारण करते थे उन्हें कहा जाता था पंडरी पांडे। आबकारी राजस्व से संबंधित अधिकारी हैं। गांव के प्रमुख को गौटिया कहा जाता था। ये कलचुरी शासन काल में भी कहा जाता था, आपको पता है। और पटेल, एक नया चीज यहां पर देखने को मिल रहा है। तो गांव में भूमि कर का निर्धारण और वसूली में जो सहयोग करता था, यानी गांव के भूमि कर निर्धारण व वसूली में सहयोग, वो वसूली में सहयोग करने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त थे उन्हें कहा जाता था पटेल। फिर कोटवार के बारे में पढ़ चुके हैं। कोटवार का जो काम था, जो कलचुरी शासन में था, वो यहाँ पर भी था। तो ये कुछ अधिकारियों के नाम आपको याद रखने हैं। सामान्य रूप से सही जोड़ी बनाओ में इनसे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो अब 1854 के पश्चात जो है छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी हुकूमत यानी अंग्रेजों का शासन जो आ गया। तो अंग्रेजी शासन आने के पश्चात उन्होंने यहाँ पर प्रशासनिक में रूप से क्या क्या परिवर्तन किए, क्या क्या निर्माण कार्य कराए, इनको हम देख लेते हैं। 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तृतीय के मृत्यु के पश्चात चूंकि रघुजी तृतीय जो है निसंतान थे, इनकी मृत्यु के पश्चात जो है नागपुर का जो भोसले शासन है, जो पूरा मराठा शासन है, वो आ गया ब्रिटिश शासन के अधीन, क्योंकि डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को निषिद्ध कर दिया था कानून के द्वारा। तो 1 फरवरी 1855 को जो अंतिम जिलेदार थे, कौन थे अंतिम जिलेदार? अंतिम जिलेदार थे गोपाल राव। तो अंतिम जिलेदार गोपाल राव ने जो है सत्ता हस्तांतरित की चार्ल्स इलियट को। चार्ल्स सी इलियट।
चार्ल्स सी इलियट जो हैं ये छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स सी इलियट। उसको जो है उन्होंने सत्ता हस्तांतरित की, सत्ता की चाबी सौंपी, यानी कि अब आप शासन करिए करके। तो 1855 में सत्ता हस्तांतरण के पश्चात अंग्रेजों द्वारा क्या क्या कार्य किए गए उनको हम ब्रीफली देखेंगे। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले तो काम ये किया, 1854 में तहसीलदारी व्यवस्था चालू की। तहसीलदारी व्यवस्था, राजस्व के लिए तहसीलदारी व्यवस्था की। छत्तीसगढ़ में जो है 3 तहसील बनाए गए। 3 तहसील कौन कौन से? पहला तहसील है रायपुर, दूसरा रतनपुर और तीसरा जो है धमतरी। 1854 में ही रायपुर सेंट्रल जेल, रायपुर जेल की स्थापना की इन्होंने, रायपुर जेल का निर्माण। 1857 में तहसीलों का पुनर्गठन किया। तहसीलों का पुनर्गठन किया और 2 नई तहसीलें बनाई। 2 नई तहसीलें कौन कौन सी? पहला जो है धमधा और दूसरा नवागढ़। तो इस प्रकार तहसीलों की संख्या 1857 में हो गई 5। रायपुर, रतनपुर, धमतरी, धमधा और नवागढ़, ये 5 तहसील बने। 1858 में पुलिस मैनुअल लागू हुआ। पुलिस मैनुअल लागू हुआ। 1861 में सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ। सेंट्रल प्रोविंस का गठन, और इसके ठीक 1 साल पश्चात 1862 में छत्तीसगढ़ को जो है नागपुर प्रेसिडेंसी के अंतर्गत पृथक संभाग बना दिया गया। छत्तीसगढ़ को नागपुर प्रेसिडेंसी के तहत स्वतंत्र संभाग बना दिया गया। तो छत्तीसगढ़ जो है अलग से संभाग बना दिया गया 1862 में। (1862) में ही देखिए, ये तो हो गई आपकी तहसीलदारी व्यवस्था। उसके बाद हम देख लेते हैं पुलिस व्यवस्था की। अगर हम बात करें, अगर अलग से बात करना चाहें तो 1858 में पुलिस मैनुअल लागू हो ही चुका है। 1862 में पुलिस प्रणाली लागू कर दी गई, और चलिए उसको अलग से देख लेते हैं। 1862 में जो है पुलिस प्रणाली लागू कर दी गई और सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति हुई, पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति हुई। 1862 में पुलिस प्रणाली लागू, और पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति। यानी एसपी की नियुक्ति। 1862 में ही जीई रोड का निर्माण किया गया। जीई रोड, जिसको हम कहते हैं ग्रेट ईस्टर्न रोड, जो NH6 है, बाद में NH6 के नाम से जाना गया। NH6 जो है ये है आपका नागपुर से संबलपुर के बीच। इसका निर्माण करवाया गया
1862 में। 1862 में ही 3 जिले बनाए गए। कौन कौन से? रायपुर जिला बनाया गया, बिलासपुर जिला बनाया गया और संबलपुर। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर ये जिले बनाए गए। 1905 में जब भौगोलिक पुनर्गठन हुआ यानी बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन, तो इसके फलस्वरूप जो संबलपुर है वो चला गया उड़ीसा में। और 5 जमींदारियां जो है वो छत्तीसगढ़ के हिस्से में आई थी, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चांग भकार, उदयपुर, सरगुजा, कोरिया और जसपुर। इसी समय जो है ये अब 2 जिले बच गए, रायपुर और बिलासपुर। फिर 1906 में जो है दुर्ग नया जिला बनाया गया। इलियट ने, जो कि उस समय डिप्टी कमिश्नर था, छत्तीसगढ़ संभाग का, उसने जो है 1856 से 57 के बीच में 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था चलाई थी। राजस्व व्यवस्था की अगर हम बात करें तो तहसीलों के बारे में हम देख चुके हैं कि तहसीलें बनाई गई। इसके अलावा जो है इन्होंने जैसे बाद में योजनाएं चली हैं उसी प्रकार की 1855 से 57 के बीच 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था ये चलाई थी। किसके द्वारा? इलियट के द्वारा, चार्ल्स इलियट के द्वारा। इसके अलावा इसने जो है 3 नए परगने बनवाए। चार प्रकार के टैक्स होते थे, ध्यान देंगे, 4 प्रकार के टैक्सेस होते थे इस समय। 4 प्रकार के टैक्स हुआ करते थे। पहला होता था भू राजस्व, जो भू लगान के रूप में लिए जाते थे। दूसरा होता था आबकारी, आबकारी आप लोग को पता है। तीसरा होता था सायर। तो सायर जो है एक टाइप का कस्टम ड्यूटी है, चुंगी कर जिसको अपन बोलते हैं। और चौथा था पंडरी। गैर कृषि क्षेत्रों में जो टैक्स लगता था उसे हम कहते थे पंडरी। कृषि क्षेत्र में हो गया आपका भू राजस्व, तो गैर कृषि क्षेत्र में जो टैक्स लगता था उसे हम कहते थे पंडरी। सायर जो है वो कस्टम ड्यूटी टाइप का है, चुंगी कर जिसे हम कहते हैं। ये 4 प्रकार के टैक्स जो है लगाए जाते थे। न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो न्याय व्यवस्था होता था डिप्टी कमिश्नर के अधीन, और डिप्टी कमिश्नर की हेल्प के लिए अतिरिक्त कमिश्नर जो है नियुक्त किए जाते थे, जो सामान्य रूप से भारतीय होते थे। एक पॉइंट याद रखेंगे, दस्तूर उल अमल, दस्तूर उल अमल उर्दू भाषा में है। तो राजस्व की जो न्याय प्रणाली होती थी, माफ करिएगा, राजस्व की जो नियमावली होती थी उसे कहते थे दस्तूर उल अमल। तो दस्तूर उल अमल क्या है अगर कोई पूछे तो बताएंगे कि ये राजस्व की नियमावली हुआ करती थी। अच्छा, डाक व्यवस्था प्रारंभ की गई अंग्रेजों के द्वारा। 1855 से 57 के बीच 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था चलाई गई। 1856 से 57 के बीच 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था चलाई गई। 1857 से 57 के बीच 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था चलाई गई। 1856 से 57 के बीच 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था चलाई गई। 1857 से 57 के बीच 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था चलाई गई। 1857 से 57 के बीच 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था चलाई गई। 1857 से 57 के बीच 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था चलाई गई। 1857 से 57 के बीच 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था चलाई गई। 1857 से 57 के बीच 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था चलाई गई। 1857 से 57 के बीच 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था चलाई गई। 1857 से 57 के बीच 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था चलाई गई। 1857 से 57 के बीच 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था चलाई गई। 1857 से 57 के बी
डाक व्यवस्था। तो पहला डाकघर कहाँ लगाया गया? रायपुर में। डाकघर। और इसके जो पोस्ट मास्टर हुए वो हुए स्मिथ। नाम याद रखेंगे, ये हैं फर्स्ट पोस्ट मास्टर हैं। हर कार्य नियुक्त किए गए जो मैसेजेस को जो है लाते ले जाते थे। उद्योग की अगर हम बात करें तो 1854 में सीपी मिल्स की स्थापना हुई थी, जो कि राजनांदगांव में। 1897 में बीएनसी का फुल फॉर्म है बंगाल नागपुर कॉटन मिल। फिर 1935 में जो है मोहन जूट मिल, जो कि रायगढ़ में है। मोहन जूट मिल। तो इस प्रकार कुछ पॉइंट्स हमने देखे छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश शासन के अधीन जो है किस किस प्रकार के परिवर्तन हुए, क्या क्या नई चीज़ें आई। जैसे हम देख रहे हैं औद्योगिकीकरण जो है भारत में भी अब आ रहा है। मिल्स स्थापित हो रहे हैं, फैक्ट्रियां स्थापित हो रही हैं, पोस्ट ऑफिस जो है यहाँ पर हो गया, पुलिस प्रणाली लागू हो गई। तो इस प्रकार के अनेक जो परिवर्तन हैं जो आज भी लागू हैं वो अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए। ये एक पक्ष है। कुछ जो परिवर्तन किए गए वो वास्तव में जो है बहुत अच्छे थे और जो अभी तक चल रहे हैं। जो कुछ ढांचे बनाकर वो गए वो अभी भी विद्यमान है। पुलिस प्रणाली लगभग ज्यों की त्यों है। पोस्ट मास्टर वाली बात हो गई या फिर तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छा करके गए। तो हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं। दूसरा पहलू ये भी है कि इन सब के बीच कुछ ऐसे भी थे, कुछ नीतियाँ ऐसी भी थी जिनसे जो है स्थानीय लोग परेशान होने स्वाभाविक हैं। उनके खिलाफ जो है उग्र आक्रोश होना स्वाभाविक है। तो कुछ ऐसे विद्रोहों को हम देख लेते हैं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ में हुए। विद्रोहों को हम अलग रख रहे हैं और राष्ट्रीय आंदोलन को अलग रख रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि और राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा क्रियाकलाप ही अलग है। अभी हम ऐसे विद्रोहों को देख रहे हैं जो मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है हुए थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन से पहले हुए थे। तो ऐसे कुछ विद्रोहों को हम देख लेते हैं। ऐसे विद्रोह में सबसे पहला विद्रोह है सोनाखान विद्रोह। सोनाखान जमींदारी हुआ करती थी। सोनाखान वर्तमान में जो है बलौदाबाजार जिले में क्षेत्र है। ये जमींदारी हुआ करती थी और यहाँ के जो जमींदार थे वो थे वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह जो है सोनाखान के जमींदार थे। नोट करने लायक बात है कि ये जो है बिंझवार जनजाति के थे। जनजाति आज के सेंस में, उस समय तो जाति ही। स्थान जो है जैसा पता चल रहा है उनकी जमींदारी क्षेत्र में सोनाखान में क्या किया था, तो इन्होंने कसडोल के जो व्यापारी हैं, कसडोल के व्यापारी माखनलाल का गोदाम लूटा था। माखनलाल का अनाज से भरा जो है गोदाम लूट लिया था। क्यों लूटा? अकाल का समय चल रहा था, भूखमरी का समय था, लोगों के पास जो है खाने को अनाज नहीं था और ऐसे में माखनलाल जैसे व्यापारी जो है जमाखोरी करके रखे हुए थे। तो ये जो घटना हुई
क्यों हुई, क्यों किया उन्होंने ऐसा? तो अकाल पीड़ित लोगों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए, अकाल पीड़ितों को अनाज उपलब्ध कराने। नैतिक रूप से ये कितना भी अच्छा काम लगे, लेकिन लूटपाट करना तो जो है अब कानून की नज़र में हो गया गुनाह। तो इसी गुनाह के चलते जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 24 अक्टूबर 1856 को संबलपुर से ये कर लिए गए गिरफ्तार। 24 अक्टूबर 1856 को संबलपुर से गिरफ्तार किए गए, जेल भेज दिए गए। और 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय जो उथल पुथल हुई, संभवतः वहीं के जो भारतीय सैनिक थे उनकी सहायता से ये जेल से फरार हुए। सोना खान में अपने जो लोग हैं उनको एकत्रित किया और इनको गिरफ्तार करने के लिए कैप्टन स्मिथ जो है अपनी सेना लेकर गए। वहां पर उनके बीच जो है मुठभेड़ हुआ, वापस गिरफ्तार कर लिए गए। तो कैप्टन स्मिथ के साथ जो है इनका मुठभेड़ हुआ, यानी जेल भेजे गए। 1857 में जो है फरार हुए और फिर सोना खान में कैप्टन स्मिथ से मुठभेड़। वापस गिरफ्तार किए गए और इलियट के समक्ष जो है पेश किए गए। इलियट जो है उस समय चार्ल्स इलियट जो है डिप्टी कमिश्नर थे, न्याय में सर्वे सर्वा थे छत्तीसगढ़ संभाग में। तो 10 दिसंबर को चार्ल्स इलियट जो है लिखते हैं अपने, ये सब डॉक्यूमेंटेड है इतिहास में, जो है ये सारा के सारा चीज जो है डॉक्यूमेंटेड है। तो फिर से गिरफ्तार करके जो है ये पुनः गिरफ्तार, इलियट के समक्ष पेश, के समक्ष जो है प्रस्तुत किए गए और इलियट ने जो है इनको फांसी की सजा सुनाई। तो 10 दिसंबर 1857 की ये घटना है जब वीर नारायण सिंह को जो है जय स्तंभ चौक में फांसी दे दी गई। रायपुर का जय स्तंभ चौक फांसी दे दी गई इनको। हमने क्या देखा था कि गेंद सिंह जिन्होंने परलकोट विद्रोह किया था, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उनको छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाना चाहिए, लेकिन सर्वसम्मति से ज़्यादातर जो लोग जो हैं एक मत से इस बात को मानते हैं कि वीर नारायण सिंह जो है वो छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद थे। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद। तो प्रश्न यदि आपसे पूछे छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद किन्हें कहा जाता है, तो आप लिखिएगा वीर नारायण सिंह को। अगला विद्रोह जो है वो संबलपुर विद्रोह हुआ था। संबलपुर के जमींदार सुरेंद्र साय का विद्रोह। तो आप सिर्फ नायकों के नाम याद रखिएगा इन सब विद्रोहों में। इन सब विद्रोहों में बताने लायक परीक्षा उपयोगी कुछ खास तथ्य नहीं है। 1857 में हुआ था सुरेंद्र साय का विद्रोह।
सुरेंद्र साय जो है वो संबलपुर के जमींदार थे। अठारह में हुआ था उदयपुर का विद्रोह, उदयपुर के राजकुमारों द्वारा। ज्यादातर जो विरोध है ये उत्तराधिकार को लेकर है। अपने फायदे के लिए, अपनी नीतिगत लाभों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने जो है, जो लेजिटिमेट या फिर जो वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं थे उनको सपोर्ट किया। तो इनके खिलाफ जो है उदयपुर का विद्रोह भी उसी प्रकार का है, सुरेंद्र साय का विद्रोह भी जो है उसी प्रकार का है। अगला जो विद्रोह है 1858 का, वो महत्वपूर्ण है। ये 18 जनवरी 1858 का विद्रोह है। ये है रायपुर का सैन्य विद्रोह। सैन्य विद्रोह रायपुर में जो है सेना की तीसरी बटालियन रहा करती थी, नागपुर सेना की। रायपुर में सेना की तीसरी बटालियन, 3rd बटालियन रहा करती थी। तो इस बटालियन में मैगजीन लश्कर के पद पर थे हनुमान सिंह। मैगजीन लश्कर के पद पर हनुमान सिंह जो थे, उन्होंने थर्ड बटालियन के मेजर सार्जेंट मेजर सिडवेल की घर में घुसकर हत्या कर दी थी, गोली मारकर। हनुमान सिंह ने जो है 3rd बटालियन के सार्जेंट मेजर सिडवेल की घर में घुसकर हत्या कर दी थी। और ये हत्या करने के पश्चात जो है उन्होंने अपने साथियों को ललकारा कि इस विद्रोह में जो उनका साथ दें, और ये हत्या के साथ ही उसने जो है विद्रोह का आह्वान किया। 17 साथी जो है उसके पकड़े गए, 17 साथी पकड़े गए। सबको जो है 22 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई। और हनुमान सिंह जो है वो फरार पाए गए। हनुमान सिंह फरार हो गए। इसे जो है हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है।